Good morning class 11 and welcome to the economics class. Students, in the last video we were taught about forms of market. In that video perfect competition market were discussed by Mr. Rajesh, and you have taught about the features and other things, and few things are taught about a price mechanism, right? And today we are moving ahead in the same topic and covering the next part. Actually it is the last part of the video and the chapter 2. So let's start. आप जैसे इसमें देख रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास एक पार्ट मैंने यहाँ ब्लैंक रखा हुआ है, एक हमारे थोड़ा सा उसमें कुछ फिगर्स ड्रॉ हैं. यही टॉपिक हमने आज डिस्कस करने हैं. एक्चुअली हम आज देखने जा रहे हैं कि प्राइस जब डिसाइड होता है तो डिफरेंट केसेस में, कोई केसेस कई हो सकते हैं, इकोनॉमिक कई जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस में एक्टिविटीज़ होती हैं कई होती हैं. कई बार डिमांड ज़्यादा हो जाती है, किसी केस में प्राइस कम हो जाता है. कई बार होता है कि डिमांड हमारी बहुत ही फिक्स होती है, इसमें रिजिडिटी आ जाती है, इसको हम कहते हैं इनलास्टिक डिमांड भी होती है. ठीक है, अगर ऐसे डिफरेंट केसेस में प्राइस चेंज होने से क्या इफेक्ट आता है, या ऐसा कह सकते हो कि प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है, कि डिमांड बढ़ने से या सप्लाई बढ़ने से या डिमांड कम होने से सप्लाई कम होने से इक्विलिब्रियम प्राइस पर इम्पैक्ट कैसे आता है, मैं वो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ. केसेस में अगर सिंगल केस यहाँ डिस्क्राइब करूँ बेटा, बहुत सारे केसेस हैं करने के लिए. आपने आज जो पॉइंट समझाऊंगा उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि हमें किस केस को ड्रॉ करके कर्व के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा. आपसे एक ओरली क्वेश्चन पूछा जाए तो शायद आंसर देने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट अगर कर्व ड्रॉ करते हो तो फटाफट उसका आंसर देख सकते हो. कर्व भी आपको बता देगा कि प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस पे इम्पैक्ट क्या आने वाला है, राइट. सपोज करो आप इसमें 5 पॉइंट्स बेसिक ध्यान रखेंगे. फर्स्ट पॉइंट जैसे हम लेते हैं, आपको पता ही अच्छी तरह से, जैसे मान लो ये हमारा डिमांड कर्व बनता है जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये हमारा सप्लाई कर्व बनता है अपवर्ड स्लोपिंग, राइट. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जब भी डिमांड या सपोज करो डिमांड अगर राइज होती है, किसी केस में अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हमेशा अपने राइटवर्ड शिफ्ट होती है. ये चीज़ हम डिमांड चैप्टर में या सप्लाई चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो जब भी डिमांड, अब इस फिलहाल इनिशियल कंडीशन जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है बच्चे कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है, यानी ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन जाएगी सिंपल, और ये बन जाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगा. ठीक है. अब अगर डिमांड राइज होती है, डिमांड कहाँ शिफ्ट करेगी, राइटवर्ड शिफ्ट करेगी. ये ध्यान रखना, आपने इसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं देखना, सिर्फ ये देखना कर्व का राइट साइड कौन सा है. तो डिमांड कर्व का जो राइट साइड है बेटा वो हमारे इस लाइन के, जहाँ मेरे इस टाइम लाइन दिख रही है, आपको डी कर्व दिख रहा है, इस लाइन के अपवर्ड है, यानी इस साइड पर पड़ेगा. तो आपने क्या करना, डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर देना, जैसे मैंने यहाँ कर दिया. ये नया कर्व बन गया D1. अब आप देखेंगे जो नया कर्व आपने D1 ड्रॉ किया, ये सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, तो वो कर्व इस पॉइंट पर कर रहा है, राइट. तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी इसको हम E1 कह सकते हैं. ये E हो गया हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, E1 आ गया हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. और उसी के सामने आप देखेंगे दोनों एक्सिस पर पॉइंट्स कहाँ पर आ रहे हैं. तो ये आप देखेंगे कि जब डिमांड राइज हुई, सप्लाई हमारी चेंज नहीं हुई, तो उसके से प्राइस बढ़ गया. पहले P1 था, OP1 प्राइस था हमारा, अब वो OP1 तक पहुंच चुका है. और सिमिलरली आपका जो यहाँ पे क्वांटिटी है सप्लाइड, या क्वांटिटी कहते हैं जो आप कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो भी राइज होकर हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो गई यहाँ से. ठीक है, ये मैंने एक केस समझाया आपको अगर डिमांड राइज होती है. अब इन केस अगर मान लो सप्लाई राइज होती है, मैं एक और केस आपको दिखा रहा हूँ बना के, कि ये हमने लिया इनिशियली डिमांड कर्व एक, और ये हमने एक सप्लाई कर्व ड्रॉ कर दिया, और ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट. अब अगर इनके सप्लाई सपोज करो राइज होती है, तो आपको देखना सप्लाई कर्व का राइट साइड क्या है. ये सप्लाई कर्व है मेरे पास, तो इसका जो राइट वर्ड पोर्शन है राइट साइड इधर बढ़ेगा. तो आपने क्या करना है, सप्लाई कर्व को राइट वर्ड शिफ्ट कर देना, जैसे मैंने यहाँ कर दिया. अब आप देखेंगे कि जो न्यू सप्लाई कर्व है S1 एंड द इनिशियल डिमांड कर्व, बिकॉज डिमांड चेंज नहीं हो रही इसमें, तो ये हमारा कहाँ से, ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर. तो इसके अकॉर्डिंग आप जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे दोनों एक्सिस की तरफ, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें प्राइस राइज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. तो दिख रहा है इसमें थोड़ा क्लियर कि जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ मिला हमें, पॉइंट E1, ये पॉइंट E था, तो E1 के सामने आप देखेंगे प्राइस आ रहा है P1, और जो पहले इनिशियल प्राइस से कम है.
तो इस तरह हमने मेन बात ये ध्यान रखनी है कि डिमांड या सप्लाई जब भी इंक्रीज होंगे तो उनके कर्व्स राइटवर्ड शिफ्ट होंगे, ठीक है। और अगर डिमांड या सप्लाई में से कुछ भी डिक्रीज होता है, कोई कम होता है, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे। जैसे मैंने अभी सप्लाई को आपको राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखाया। इन केस अगर सप्लाई डिक्रीज होती, इस केस में डिमांड कांस्टेंट है, अगर सप्लाई डिक्रीज होती तो क्या होगा, आपका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड जाएगा और सप्लाई कर्व का लेफ्ट साइड हमारा इधर है। तो इस साइड पर आप इसको कोई भी कर्व ड्रॉ करेंगे, सपोज कर मैंने यहाँ पे S2 ड्रॉ किया। अब आप देखेंगे सप्लाई कर्व यानी S2 और जो हमारे इनिशियल डिमांड कर्व जो भी चेंज नहीं हुए, डिमांड कांस्टेंट है। इस केस में डिमांड कर्व को मैं शिफ्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि डिमांड कांस्टेंट है, सिर्फ सप्लाई चेंज की है। अगर सप्लाई चेंज होती है और सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, डिमांड सेम रहती है, तो उस केस में सप्लाई कर्व मैंने लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, डिमांड कर्व सेम रहा। अब आप देख लीजिए इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ पर आ रहा है, पॉइंट E2 जो मैंने अभी यहाँ मार्क किया। अब उसे कॉरस्पॉन्डिंग आप देख लेंगे कि क्वांटिटी क्या आ रही है और उसी की कॉरस्पॉन्डिंग सामने देखेंगे प्राइस क्या आ रहा है, P2। तो अगर डिमांड कांस्टेंट रहती है और सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो एज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा और उसके ठीक कॉरस्पॉन्डिंग हमें P2 मिलेगा। और आप देखेंगे यहाँ पर P2 ज़्यादा है, इनिशियल प्राइस OP1 से ज़्यादा है। दैट्स सेम केस, जो आपका सप्लाई है यहाँ से क्वांटिटी सप्लाई डॉट थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि डिमांड या सप्लाई केस जैसा भी बन के आ सकता है। केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिक्रीज हो रहे हों, केस ऐसा भी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको जो एग्जांपल लिए दोनों, इसमें मैंने एक वेरिएबल कांस्टेंट रखा है। जैसे इस केस में मैंने सप्लाई कांस्टेंट रखी थी, डिमांड को राइज किया था। इस केस में मैंने डिमांड कांस्टेंट रखे, सप्लाई के दोनों पॉइंट्स हमने आगे पीछे शिफ्ट किए, यानी डिमांड को सप्लाई को मैंने राइज भी किया और सप्लाई को इसमें डिक्रीज भी किया, उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाले। केस ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं, दोनों डिक्रीज होती हैं। दोनों केसेस अगर डिक्रीज होंगे तो आपको ध्यान यही रखना है कि जो वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है वो अपने लेफ्ट साइड पर जाएगा और जो वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है वो अपने राइट साइड पर जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे कहाँ पर है, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको इक्विलिब्रियम प्राइस भी मिल जाएगा और इक्विलिब्रियम उसके अलावा आपको इक्विलिब्रियम प्राइस भी मिल जाएगा और साथ में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मिल जाएगी। तो इसमें डिफरेंट केसेस करने की जरूरत नहीं है, मेनली आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि एक तो हमारा सप्लाई और डिमांड का इनिशियली बनाने कैसे हैं। जैसे सपोज करो, एक और केस आपको बताया था मैं यहीं पर, मान लो डिमांड आपकी इनइलास्टिक डिमांड है। तो जब डिमांड इनइलास्टिक होती है तो कर्व कैसा बनता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ये आपका डिमांड कर्व बन गया। सप्लाई कर्व इलास्टिक है मान लो, तो ये आपने सप्लाई कर्व बनाया इस तरह से, ठीक है। अब इसमें अगर हम सप्लाई को इलास्टिक मतलब इसमें डिमांड तो हमारी चेंज हो ही नहीं सकती, राइट। अगर सप्लाई इसको डिक्रीज करें या इंक्रीज करें तो प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा, वो सेम वही चीज़ चलेगी जैसे आपको यहाँ समझाया मैंने। अगर सप्लाई आप इंक्रीज करते हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें पहले प्राइस आपका यहाँ था, अगर सप्लाई डिक्रीज हो गई तो प्राइस भी कम हो जाएगा। अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीज होगी तो आपका प्राइस कम होगा, सप्लाई राइट साइड पे ही है, इसका मतलब सप्लाई आपकी इंक्रीज हुई है। अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो आपका कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई कर्व। और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे डिमांड कर्व आपको यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है तो उसके लिए प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल केसेस हैं। मेन आपको ध्यान यही रखना है कि किस केस में सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करना है, किस केस में आपने डिमांड या सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है। उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के बेस पर आपको मिल जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट। तो ये हमारे इस तरह से केसेस बनेंगे, सारे केसेस बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। उनमें आप मतलब सारे केसेस आपको डिस्क्राइब कर देंगे, जिसके आप उसको आराम से बैठ के खुद भी ड्रॉ करके देखेंगे। तो ये हमारा इम्पैक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस ड्यू टू द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब हम चलते हैं इससे आगे कि आखिर इसका एप्लीकेशन क्या है। ये तो हमने केसेस समझ लिए, उनका एप्लीकेशन क्या होता है। दो एप्लीकेशंस मेन है इसके, एक प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग, ठीक है। अब प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग जो इनके नाम हैं और जो इनमें एक्टिविटी है उस पर जरा ध्यान देना, अपोजिट है एक दूसरे से बिल्कुल। ये क्या होता है प्राइस फ्लोर, नाम से बड़ा क्लियर है कि कुछ मिनिमम होगा, जो भी फ्लोर मीन्स जो नीचे की चीज़ होती है, नहीं इसमें कुछ मिनिमम होगा और इसमें सीलिंग में कुछ ना कुछ मैक्सिमम होगा। अब ध्यान से सुनना क्या चीज़ है ये। तो पहले प्राइस फ्लोर होता है किसके लिए, प्राइस फ्लोर होता है प्रोड्यूसर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स में भी स्पेशली फार्मर्स के लिए, राइट। और सिमिलरली जो हमारा प्राइस सीलिंग है वो होता है कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए, यानी कंज्यूमर्स के वेलफेयर के ध्यान में रखते हुए किया जाता है। काम कौन करता है, ये दोनों काम करती है गवर्नमेंट। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। अब ये क्यों करती है और कैसे करती है आप ये समझेंगे। पहले हम समझते हैं प्राइस फ्लोर के बारे में।
जब कभी ऐसा होता है कि मार्केट फोर्सेस के बेस पर हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये हमारा डिमांड है, ये सप्लाई की फोर्स हो गई, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ गया पॉइंट ई, प्राइस हमारे इसके अकॉर्डिंग बन रहा है ओ पी, ठीक है, और क्वांटिटी बन रही है ओ क्यू। मार्केट फोर्सेस के बेस पर हमारा जो प्राइस सेट हुआ ओ पी हुआ, बट कई बार होता है कि वो प्राइस जो मार्केट फोर्सेस के बेस पर प्राइस सेट हुआ, यानी जो मार्केट इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग प्राइस सेट हुआ, वो इतना कम रह जाता है कि प्रोड्यूसर्स को कई बार उनका उस प्राइस पर कमोडिटी सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में, स्पेशली फार्मर्स के केस में, उनको बेनिफिट के लिए या उनको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्राइस फिक्स करती है जो इस ओपी प्राइस से ऊपर सेट कर देती है, जिससे कि किसानों को या प्रोड्यूसर्स को उनके मिनिमम कॉस्ट मिल जाए, उनके मिनिमम नॉर्मल प्रॉफिट ही मिल जाए, और एटलीस्ट उनको सुसाइड वगैरह करने के जो आजकल होते हैं, इस तरह की एक्टिविटी बहुत होती हैं, उनसे उनको निजात मिल जाए। एक तरह से इसको आप एमएसपी भी कह सकते हैं। आपने एक वर्ड सुना हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये वही चीज़ है और कुछ नहीं है। उसमें ग्राफिकली शो कर रहे हैं यहाँ पर। क्या करते हैं, उस जो हमारा मिनिमम प्राइस, जो एक मार्केट प्राइस था, उस मार्केट प्राइस से ऊपर एक प्राइस फिक्स किया जाता है, और ये प्राइस वो प्राइस है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया उस कमोडिटी के लिए जो फार्मर्स ने प्रोड्यूस किए, ठीक है। यानी अगर हम थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलें प्रॉपरली तो ये कहा जाएगा, इट इज़ द मिनिमम प्राइस, यानी OP1 यानी प्राइस फ्लोर, इट इज़ द मिनिमम प्राइस विच इज़ सेट बाय द गवर्नमेंट अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट या अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स। क्लियर पॉइंट, ठीक है। OP1 यानी प्राइस फ्लोर इज द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, जिससे कि फार्मर्स को और प्रोड्यूसर्स को उनके कॉस्ट प्लस एक मिनिमम जो उनका एक रिक्वायर्ड प्रॉफिट है उनको अचीव हो सके, राइट। तो ये तो होता है प्राइस फ्लोर। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उनको कहती है कि अगर आपको इस OP1 से नीचे का प्राइस अगर मिलता है तो आप वहाँ ना सेल करके आप गवर्नमेंट को सेल कर दो। सो गवर्नमेंट ले लेगी इस प्राइस पर, OP1 पर गवर्नमेंट परचेज कर लेगी और अपने बफर स्टॉक वगैरह मेंटेन कर लेगी, जो हमारे आगे इमरजेंसीज के टाइम के लिए स्टॉक किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट। प्राइस सीलिंग इससे बिल्कुल अपोजिट है। प्राइस सीलिंग में क्या होता है वो भी समझते हैं। प्राइस सीलिंग में बच्चों देखिए, हमने जैसे बनाया कि डिमांड और सप्लाई के बेस पर हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बना पॉइंट ई, जिसके अकॉर्डिंग OP प्राइस सेट हो रहा है। जो मार्केट प्राइस सेट हुआ वो कौन सा हुआ, OP हो गया। अब इस OP प्राइस के केस में कई बार ऐसा होता है कि ये प्राइस इतना हाई होता है कि आम पब्लिक की अप्रोच से बाहर हो जाता है, यानी वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी कमोडिटीज़ के लिए प्राइस क्या करती है, गवर्नमेंट प्राइस सील कर देती है। सील मीन्स उसको फिक्स कर देते हैं कि इस प्राइस से ऊपर ये कमोडिटी मार्केट में सेल नहीं होगी। इसे कहा जाता है प्राइस सीलिंग। तो अगर टेक्निकली कहा जाए इसकी लैंग्वेज में तो कहा जाएगा कि प्राइस सीलिंग इज द मिनिमम प्राइस, प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस विच इज फिक्स्ड बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट। प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, जिससे कि एक आम कंज्यूमर भी उसको कमोडिटी को परचेज कर सके। बट इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये होता है कि जब सप्लायर्स को पता है हमारी चीज़ महंगी बिक रही है मार्केट में, उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो प्राइस सीलिंग तो प्राइस कम कर देगी। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर उसमें होर्डिंग और ब्लैक मार्केट ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। पर खैर वो अनएथिकल चीज़ें, उनको हमने यहाँ पे तो नहीं कुछ डिस्कस करने वाली चीज़। मैंने हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाना था कि प्राइस सीलिंग होता क्या है। तो इसमें आप देखेंगे जिसमें बेनिफिट आ रहा है किसको आ रहा है, कंज्यूमर को आ रहा है, क्योंकि प्राइस में कम हो चुका है, ठीक। तो ये था आपका प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट। आई होप पूरा आपको समझ में टॉपिक आया होगा। तो इस पूरे वीडियो में आपको मैंने कुछ इंपैक्ट समझाया कि हमने डायग्राम्स ड्रॉ कैसे करने हैं, इनका इंपैक्ट कैसे बनाना है, क्योंकि इंपैक्ट तो आप खुद समझेंगे कैसे बनेगा। ये इसका कर्व ड्रॉ करोगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे प्राइस इसका ऊपर जाना है या प्राइस कम होना है। और साथ में प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग कॉन्सेप्ट को बताया, जिसमें प्राइस फ्लोर प्रोड्यूसर्स के बेनिफिट के लिए और प्राइस सीलिंग कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए होता है, ठीक है। होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।